ओके सो गाइस, सेम हम लोगों का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं. सो प्रीवियस इसमें हम लोगों ने जो स्पेसिफिक हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था. हम लोग के पास अलग अलग एंटरप्राइजेज है जिनके अलग अलग अपने सर्विसेज है. अब आप याद रखो कि कस्टमर के लिए कोई एक एंटरप्राइज ही कंप्लीट एक वैल्यू जनरेशन नहीं कर सकता इन टुडेज वर्ल्ड. सो देर गोइंग टू बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल एंटरप्राइजेस टू क्रिएट अ हायर वैल्यू फॉर देयर सर्विसेज. सो आप देखो कि अगर आप कोई एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे मल्टीपल एंटरप्राइज साथ में आके कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है. लाइक फेसबुक, वो अकेला खुद से कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता. वहां पे देर आर अदर पीपल जो बेसिकली वहां पे अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं. देर आर कंपनीज हु आर कमिंग देयर, और उसके साथ में फेसबुक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं. बराबर है. सो अलग से हम लोगों ने बहुत सारे एंटरप्राइजेस को साथ में कंबाइन किया है, या हम लोग अलग कर रहे हैं उनको कंबाइन करने के लिए. तब जाके जो कस्टमर्स है उनके लिए वहां पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है. सेम वे आप देखो कि अमेजोन जो है वो खुद से वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता कस्टमर के लिए. उसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो अभी बाकी मूवीज या जो वेब सीरीज के कॉपीराइट परचेस करता है, तब वो वेब सीरीज जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, जिससे अमेजोन प्राइम पे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन हो रहा है. गेटिंग. सिर्फ अमेजोन प्राइम नहीं कर सकता, वो बाकी एंटरप्राइजेस आर कंबाइंड है, अदरवाइज वो वैल्यू क्रिएशन होगा ही नहीं. सेम वे अगर हम लोग मार्केट में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी अगर देखते हैं, सो दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग वैल्यू. स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं आपके पास से पोस्टपेड या प्रीपेड कनेक्शन लेता हूँ, मंथली हम लोग सर्टेन चार्जेस पे करेंगे, आपको कॉलिंग मैसेजिंग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होगा. बट आज के टाइम पे वो कॉलिंग मैसेजिंग एंड इंटरनेट सर्विस इज नॉट इनफ टू स्टे इन कंपटीशन विद डिफरेंट योर कॉम्पिटिटर्स. तो वो टाइम पे आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है. आप देखो कि आप प्रोवाइड करोगे कि ओके, हम लोग के पास ये सर्विस के साथ में आपको अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. सो मतलब क्या है कि आप हम लोगों का जो इंटरनेट यूज करोगे मंथली बेस पे, सपोज आपको 70 GB 75 GB डेटा प्रोवाइड अगर हो रहा है, उसको यूज करने के लिए, उसको बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर यू कैन यूटिलाइज दोज थिंग्स मोर प्रॉपर वे. उसके साथ में हम लोग लाइव टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो सपोज अगर आपके पास स्मार्ट टीवी अगर अवेलेबल है, तो आप उसका जो टीवी ऐप जो है उसको डायरेक्टली आप अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करके आप वहां पे वो सेम सीरीज, वो सेम मूवीज आप अपने टीवी पे भी देख सकते हो. सो दैट इज क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द कस्टमर. सो अब देखो इससे क्या होता है. अब मैं जो भी कोई प्लेटफॉर्म है उस पे मैं मोबाइल पे हर एक मूवी देख के वो एक एक्सपीरियंस वो फील नहीं मिलेगा. सो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग साथ में स्मार्ट टीवीज भी एडवर्टाइज कर रहे हैं. आप देखो कि जियो जो है, आपने देखा रहेगा रिसेंटली उनका एक जो एनुअल मीटिंग हुआ था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि दे आर अबाउट टू लॉन्च विद द स्मार्ट टीवी एज वेल. सो अगर वो आपको 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जियो मूवी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लाइव टीवी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में अभी आपको अगर वो स्मार्ट टीवी दे रहा है, तो जिसमें जो आप मोबाइल में जो चीजें देख रहे हैं वो अगर सेम आपके टीवी पे आएगा, सो उसका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा और प्रॉपर हो जाएगा. सो दैट इज फ्यू एग्जांपल्स कि हाउ मल्टीपल एंटरप्राइज प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू सम अदर एंटरप्राइज, अब उनके बिजनेस यूनिट को, जिससे दोनों एंटरप्राइज के जो सर्विसेज है वो कंबाइन होके कस्टमर के लिए वैल्यू एनहांसमेंट या वैल्यू इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं. सो कॉमन रिलेशन बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड सर्विस यूनिट्स. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. एंड बेस्ट एग्जांपल इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना है इन सिंपल वर्ड, सो विल से अ ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन में आप देखो कि हम लोग जो एक स्मार्टफोन भी अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें है ना, वो अलग अलग कंट्री से हम लोगों को मिल रहा है. कोई एक पर्सन, कोई एक कंपनी हर एक चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है. अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. नाउ लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. इसमें आप अगर देखेंगे, इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर.
तो 3 लेवल्स है उसके, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर है, देन टाइप 2 में शेयर्ड है, एंड टाइप 3 में टोटल एक्सटर्नल है। सो टाइप 1 में क्या बोला है आपको, इंटरनल। इंटरनल आर डेडिकेटेड एंड ऑफन एम्बेडेड विद इन अ इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। their growth is limited by the growth of business unit they belong to। लाइक अगर मैं जैसे हम लोग अभी अगर टेलीकॉम ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो अभी टेलीकॉम ऑपरेटर में मैं आपके पास से एक पोस्टपेड कनेक्शन ले रहा हूँ। मैं आपको आपके पास से वहां से पोस्टपेड कनेक्शन में क्या आएगा, कॉलिंग कॉलिंग सर्विस मुझे मिलेगा, इंटरनेट फैसिलिटी मुझे मिलेगा, मैसेजिंग सर्विस मुझे मिलेगा, बराबर है। अब उसके अंदर जो ग्रो करने का जो लिमिट है, वो ग्रोथ का लिमिट लिमिटेड है। मतलब अभी जब तक इंडिया में 5G ट्रायल्स चालू नहीं होते, 5G सर्विस चालू नहीं होता, तब तक आप कस्टमर को इससे ज्यादा क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट सर्विस। अब वो इंटरनेट सर्विस में आप सिर्फ ये बता सकते हो कि ओके, इन दिस प्लान आपका जो 4G इंटरनेट सर्विस है उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, इसमें थोड़ा कम रहेगा, इसमें थोड़ा कम डेटा रहेगा, उसमें ज्यादा रहेगा। सो ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर में। और वो आपका वो इंटरनल सर्विसेज जो है, दैट इज योर मेन थंब बिजनेस। उसी के बेस के ऊपर हम लोग उसके ऊपर वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं। सो देखो, ईच बिजनेस यूनिट्स मे हैव इट्स ओन टाइप 1 प्रोवाइडर्स जो इंटरनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो है टाइप 1 प्रोवाइडर इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट बिकॉज दे टेंड टू ऑपरेट ऑन अ कॉस्ट रिकवरी बेसिस। मतलब यहाँ पे वो जो आपको इंटरनेट, आई मीन आप देखो कि अगर हम लोग कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर का सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं कि वो आपको इतना इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और मैसेजिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें उनका मेन बेनिफिट नहीं हो रहा है, बिकॉज समवन माइट यूजिंग इट एट एक्सट्रीम लेवल, कि मतलब मैं जो पे कर रहा हूँ उससे मैं 10 टाइम्स ज्यादा भी यूज कर रहा हूँ, या घर में मेरे हर कोई वो यूज कर रहा है। सो क्या हो गया, वहां पे आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे, मतलब मार्केट में सस्टेन रहने के लिए आप वहां पे काम कर रहे हो। इसके लिए आप देखो, बहुत बार जब कॉम्पिटिटर्स अगर होते हैं, वी हैव मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो एक ने अगर अपने प्लान्स में कहीं पे कोई अगर बेस्ट ऑफर अगर अप्लाई किए ना, तो दूसरे को भी अपने प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं नीचे लाने पड़ते हैं। एंड एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ lone wolf strategy, sorry, because of one of the strategy of Jio, आप देखो कि वहां पे इंडिया वर्ल्ड में, इंडिया में आपको जो डेटा चार्जेस है वो लोएस्ट है इन दी होल वर्ल्ड। इतने लोएस्ट डेटा चार्जेस और कोई लोकेशन पे आपको नहीं मिलता। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शंस रहेंगे, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रहेंगे हम लोग के। अब उसमें देखो आपको क्या बोला है, वी हैव अ कोटिंग बिजनेस यूनिट्स है। बिजनेस यूनिट्स में आपका ह्यूमन रिसोर्स, एडमिन एंड कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होगा। देन वी हैव सम अदर इज अ प्लास्टिक बिजनेस, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, एडमिन एंड अगेन कस्टमर आएगा। देन टेक्सटाइल है, तो उसके अंदर भी सम कॉमन आएंगे। मतलब आपका बिजनेस कोई भी टाइप का रहने दो, ये इंटरनल ये वाले जो पॉइंट्स है ये तो आपके सेम ही रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स होगा, फाइनेंस होगा, एडमिन, कस्टमर केयर होगा। आप कोई भी बिजनेस में जाओ, ये सर्टेन चीजें जो है ये आपके इंटरनल फैक्टर्स है, दिस रिमेन्स सेम। चेंज क्या होगा, चेंज कम्स फ्रॉम टाइप 2। सो टाइप 2 में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपके कोटिंग, प्लास्टिक और टेक्सटाइल जो है, इसमें कस्टमर केयर को, ह्यूमन रिसोर्स और कस्टमर केयर को छोड़ के उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक ऐड कर रहे हैं, आईटी को और बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बराबर है। ये देखो, ये आपको यहाँ पे ये वे में दिया है। और अगर हम लोग इसको अगर सर्विस वे में अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन दिस बिजनेस फंक्शन सच एज आईटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक्स आर कंसोलिडेटेड। लाइक अगर हम लोग जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो सर्विस टू शेयर्ड सर्विस प्रोवाइडर में क्या आएगा, हम लोग डायरेक्टली जियो मूवी ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आप अलग अलग मूवीज वहां से ही देख सकते हो। सो दैट इज टाइप 2। डायग्राम आप आराम से देख लो, लेकिन दैट इज टाइप 2। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। अब टाइप 3 के अंदर क्या आएगा, टाइप 3 में एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब मैं आपको अलग से ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ फॉर 1 ईयर। तो इससे इससे बेनिफिट दोनों बिजनेस को हो रहा है, सिर्फ जियो को नहीं हो रहा है। जियो का वैल्यू एनहांसमेंट, सॉरी, जियो का वैल्यू एनहांसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यू एनहांसमेंट जो है वो अमेजोन जैसे या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का भी हो रहा है, जहां पे
ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे कनेक्ट हो रहे हैं। आप देखो कि अगर एक साल तक आपको अमेजोन प्राइम प्लेटफॉर्म यूज करने का एक हैबिट पड़ गया, उस पे आप कोई मूवी कोई सीरीज या ऐसा कुछ देख रहे हैं, आपके पास स्मार्ट टीवी है, तो आपको जब चाहिए तब आप अमेजोन प्राइम से कुछ सर्विसेज आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन पे कनेक्ट करके वो मूवीज आप विदाउट एडवर्टाइजमेंट आप अपने टीवी पे देख रहे हैं। अब ये हैबिट हो गया आपको, तो आपका जब वो सब्सक्रिप्शन अगर कंप्लीट भी हो जाएगा ना, तो आप उसके पास से पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे। सो अगर 1,000 लोगों ने जियो के थ्रू अगर फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है, तो उसमें से एटलीस्ट 300 to 400 तो वापस पेड सब्सक्रिप्शन में आ जाएंगे अमेजोन के साथ में। सो दैट इज देयर बेनिफिट। सो फर्स्ट इंटरनल में हम लोगों ने क्या बोला कि जियो आपको जो कॉलिंग मैसेजिंग इंटरनेट फैसिलिटी दे रहा है। टाइप 2 में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको वो अपने साइड से वीडियो कॉलिंग ऐप प्रोवाइड कर रहा है, मूवी मूवी वाला दे रहा है, लाइव टीवी प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज इंटरनल वन। ठीक है। और थर्ड एक्सटर्नल में वो आपको अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज जो दे रहा है वो। सो दिस आर द 3 टाइप्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पे ये उन्होंने अलग वे में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो मैंने जो बोला है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। एनी डाउट एनीवन? लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है गाइस? आई होप जाग रहे लोग, सुन रहे हैं। ओके। किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है आज? या तो मैं बहुत सिंपल टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, या जो मैं बता रहा हूँ आप आधा सुन रहे हैं या आधा बाउंसर जा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? ओके नहीं सर, धीरे धीरे परसीव हो जाएगा तो कुछ होगा तो बिना ला। ओके ठीक है। सो विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। सो देखो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट जो बोल रहा है दैट इज 1.14 है हम लोगों का टॉपिक, दैट इज सर्विस स्ट्रक्चर। यहाँ से अगर हम लोग देखें, सो नेक्स्ट इज सर्विस स्ट्रक्चर। सो इस सर्विस स्ट्रक्चर में देखो क्या बोला है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विस स्ट्रक्चर फ्रॉम वैल्यू चेन। नाउ बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैव लॉन्ग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू। सो आपको बिजनेस में वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होल्ड रहे आपके प्लेटफॉर्म पे, आपका सर्विस वो ज्यादा से ज्यादा यूज करे। बराबर है। इसके लिए आपको एक वैल्यू चेन क्रिएट करना है। सो वैल्यू चेन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने सपोज जो सर्विसेज जो है वो चीपर कॉस्ट पे प्रोवाइड किया आपको कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो अगर कोई एक कॉम्पिटिटर आपको 300 या 400 पर मंथ पे अगर कोई प्राइजेस दे रहा है, प्लान्स दे रहा है, तो वो सेम मैं आपको उससे 50 या 100 रुपीज कम में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो फर्स्ट चेन जो है वो वहां से फर्स्ट चालू हो गया। देन वो जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही लेवल पे मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ अ बेटर कनेक्टिविटी सर्विसेज। देन उसके आगे, देन उसके अंदर हम लोगों ने जैसे टाइप टू में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग अपने खुद के मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जियो उसका मोबाइल ऐप प्रोवाइड कर रहा है आपको, सेम एयरटेल भी प्रोवाइड करता है, जिसके अलग एक मूवी का ऐप मिलेगा आपको, उनके अपने खुद के आपको एंटीवायरस वाले ऐप मिलेंगे। देन उनके ही खुद के आपको वीडियो कॉलिंग चैटिंग वाले ऐप मिलेंगे। बराबर है। ये सारे आपको अलग अलग सर्विसेज वहाँ पे हो रहे हैं। तो मतलब आप जब उनके प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको ये अलग अलग सर्विसेज मिल रहे हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चलेगा कि ओके बहुत सारे मूवीज वहाँ पे अवेलेबल है। सो अब देखो, वो आपको डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और डेटा यूटिलाइज करने के लिए आपको अलग अलग वेज भी बता रहे हैं वो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने आपको मंथली बेस पे 25, 50, 70, 100 GB डेटा प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अब वो डेटा यूज कहाँ पे करें। अगर मैं यहाँ पे कोई एक लेक्चर आपके साथ अगर कंडक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, आप वो लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये लेक्चर अगर हम लोग डेली बेस पे सुन के हम लोगों का वो सारा जो डेटा पैक है वो खत्म नहीं होगा। तो वो डेटा मैं कहाँ पे यूज करूँ। सो आपको रास्ता भी बता रहे हैं कि हम लोग इतना डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ में वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। बराबर है। जहाँ पे आप वो सेम डेटा को यूटिलाइज करके एंटरटेन कर सकते हैं, गेमिंग आ सकता है, ऑनलाइन शोज मूवी ये सब आ सकता है। बराबर है। और उसके साथ में आप देखो कि जियो का क्लाउड सर्विस भी उन्होंने अलग से प्रोवाइड किया है। सो आपको अलग अलग वे में आपके बेनिफिट आपके टेस्ट के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस वहां पे अलग है आपके सर्विस को और वैल्यू एनहांस करने के लिए। एंड उसके बाद में लास्ट में जो सबसे बेस्ट है
कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया है. सो दैट इज द सीरीज ऑफ वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एज प्रोडक्शन लाइन, अ सीरीज ऑफ वैल्यू एडिंग. ठीक है, जहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ऐड, अपडेट, अपग्रेड करते जा रहे हैं, वैल्यू और ऐड करते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट में कोई कोई सिर्फ आपको अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन दे रहा था. अब हम लोगों को पता चला कि ओके, अमेजॉन प्राइम के साथ में बहुत सारे लोग जो है दे आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर नेटफ्लिक्स. तो अभी आपको नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है. एंड आप देखो कि जियो का बहुत बार जो टीवी का एड, स्मार्ट टीवी का जो लॉन्च करने का उनका जो एड आ रहा था, उसमें व्हाट दे आर सेइंग कि एक बार अगर आप उनका स्मार्ट टीवी परचेस करते हैं, उनका सेट टॉप बॉक्स परचेस कर रहे हैं, तो उनके साथ में अलग अलग जो कुछ 6-7 या अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आपको एक ही प्लेस से मिलेगा. मतलब दैट इज द बेस्ट वैल्यू एडिंग फॉर देयर प्रोडक्ट. सो अगर मैं अलग से अगर कोई एक सेट टॉप बॉक्स ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे सारे अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मुझे अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है. अब एक ही सेट टॉप बॉक्स है जो मेरे स्मार्ट टीवी से कनेक्ट होगा, जिसपे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म के सारे मूवी सीरीज जो भी है सब वहां पे ही आ रहा है. लाइव टीवी भी वहां पे ही आएगा. तो मुझे अलग से कोई केबल की जरूरत ही नहीं है. उससे बेटर, उससे बहुत ज्यादा ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ हम लोग टाइम टू टाइम सर्विस स्ट्रक्चर समझ के उसका वैल्यू एनहांसमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं. So each service provides value through a sequence of events leading to the delivery, consumption and maintenance of their particular service. Like business है, service provider है and supplier है. So देखो स्टार्टिंग में ये पैटर्न होता था कि we have a supplier जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा for any specific businesses. अब क्या हो गया, we have a supplier जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीजें है, उनका बिजनेस है, प्लस उनके सब्सटीट्यूटर्स भी है. तो वो आपस में कुछ जो सर्टेन चीजें वो एक्सचेंज करके दे ट्राई टू क्रिएट मैक्सिमम वैल्यू चेन फॉर देयर कस्टमर. तो वो वैल्यू नेटवर्क बना रहे हैं. सर्विस सिस्टम बहुत सिंपल है. सर्विसेज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वैल्यू फ्लो. सो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है वैल्यू फ्लो का. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ओटीटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें दे रहा हूँ. बहुत बार ऐसे होते हैं कि सर्टेन चीजें तो हम लोग थ्रू आउट हम लोगों का जो सर्विस प्लान होता है 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर का, उसमें सर्टेन चीजें तो हम लोग ने एक्सप्लोर भी नहीं किया रहता है. इतने सारे चीजें आपको मिलते हैं. उसके आगे वैल्यू नेट सर्व्स टू कम्युनिकेट द मॉडल इन अ क्लियर एंड सिंपल वे. सो अब आपको उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि ओके आप ये प्लान लोगे तो इतना आपको ये सर्विस मिलेगा, इतना आपको ये सर्विस मिलेगा. और उसके साथ में सर्टन अलग से जो लेवरेजेस आपको मिलते हैं वो अलग रहते हैं. दिस सोर्स कॉम्प्लीमेंट द कोर एंटरप्राइज विद इन द बिजनेस डिस्पाइट मेनी एक्टर्स एंड सर्विस ऑपरेट्स विद द एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ ओरिएंटेड. वही पॉइंट्स दिए. ओके, सर्विस स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल नेक्स्ट है. सो सर्विस स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल में आपको क्या बोला है, देयर आर 4 P's ऑफ द स्ट्रेटेजी. कैसे स्ट्रेटेजी हम लोग प्रोवाइड करेंगे. व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, पोजीशन, प्लान एंड पैटर्न. दिस इज द स्ट्रेटेजी. 4 P's. पर्सपेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स द विजन, बराबर है, एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. विजन क्या है, डायरेक्शन क्या है. तो टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is, how it interacts with the customer and how its service will be provided. Position, capability that the service provider has that sets them apart from their competitor. तो competitor से वो अलग position अपना कैसे create कर पाएंगे वो आएगा. Plan, it gives a blueprint of how service provider will transition from their current situation to a desired situation. And pattern, it describes the repeatable action that service provider will have to perform in order to meet its strategic objective. That is the pattern. Like starting से suppose हम लोग ने बोला है कि okay this is the pattern of Jio, तो वो वही सेम पैटर्न आगे भी अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए यूज करेगा. ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल. 1.15 था. 1.16 इज सर्विस स्ट्रेटेजी. क्या बोला है, डिफाइन मार्केट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो कि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज के लिए डिफाइंड मार्केट कौन है और उसको आपको सबसे पहले टारगेट करना है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब से टेलीकॉम सर्विसेज बहुत ज़्यादा बूमिंग हुए हैं,
वो अलग अलग आपको प्लान्स देते हैं। जैसे आप देखो कि अभी ये 4G वाला है, पहले बहुत बार ऐसे होता था कि आपको अलग अलग नेटवर्क के ऊपर आप अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है तो वोडाफोन टू वोडाफोन सपोज आपको जो कॉलिंग है वो फ्री होता था, रिलायंस टू रिलायंस कॉलिंग फ्री होता था, बाकी कहीं पे वो कॉलिंग फ्री नहीं होता था। तो हम लोग वो आपको एडवर्टाइज करते थे विद फ्रेंड्स प्लान या सम अदर अदर कोई टाइप के प्लान्स रहेंगे। अब आप उन्होंने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि उनका टारगेट मार्केट कौन सा है, कौन से लोग हैं जो उनके सर्विसेज को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, बराबर है। सो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो कॉलेज स्टूडेंट है दे आर द मेन सर्विस प्रोवाइडर जो सबसे ज्यादा टाइम पास करते हैं, सबसे ज्यादा कॉलिंग करता है, या फिर वो कपल्स वाला कोई कार्ड आता है, सर्विस आता है। सो दोज आर द पीपल हु आर गोइंग टू यूज दैट सर्विस एट द मैक्सिमम। अगर वो OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं देन टीनेजर्स एंड a persons from 15-16 years एज ग्रुप टू 50 या 60 years वाले जो एज ग्रुप है, 50 years तक पकड़ो, तो ये जो एज ग्रुप के जो लोग हैं दे आर द मेन टारगेट मार्केट फॉर देम, जो सबसे ज्यादा उनके सर्विसेज या प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। वी डोंट एक्सपेक्ट कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अलग अलग सीरीज या मूवीज आते हैं वो सारे हम लोग एक छोटे बच्चे को देखने देंगे, पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ दैम। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बहुत एजेड है दे माइट बी हैविंग डिफरेंट इश्यूज, तो वो इतने टाइम के लिए OTT प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे, मुश्किल से कभी कभार वो यूज करेंगे। सो हम लोग के पास टारगेट ऑडियंस कौन सा बचता है, जो ये हम लोग का टीनेज एज ग्रुप जो है, बराबर है, 40 to 50 years मैक्सिमम और मिनिमम 15-16 years से जो चालू होता है। सो दे आर द मेन टारगेट मार्केट फॉर अस। सो उनको आपको मेनली टारगेट करना है और उनका टेस्ट क्या है उसके हिसाब से हम लोग अपने सर्विसेज को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, सर्विस एंड स्ट्रेटेजी, इट हेल्प्स टू डिजाइन डेवलप इम्प्लीमेंट सर्विस मैनेजमेंट एज ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी क्या है वो। It enables service provider to consistently outperform competitive alternatives etc. Understand customer, ये बहुत जरूरी है, और उसमें जो सबसे ज्यादा आपके सर्विस यूज करने वाले हैं उनको समझो। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव यूजिंग व्हाटएवर असेट्स दे हैव एट हैंड, बराबर है, और उसके साथ में सम कंडीशंस आएंगे। अब कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन। अब मेरे पास सर्विस तो है लेकिन कंडीशन में आपको क्या बोला है, क्या कॉस्ट के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसका रिस्क एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, कन्फ्लिक्ट क्या आ सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये सब आपको स्टडी करना है। जैसे आप देखो कि जियो ने अपने जो सर्विस स्टार्ट किए ना, सो वो टाइम पे सबसे पहले तो उन्होंने फ्री में बहुत दिनों तक अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए। दैट वाज द बिगेस्ट कैंपेन कोई कंपनी ने चालू किया रहेगा, एंड दैट इज द मेन रीजन कि जो वो टाइम पे फ्री में इंटरनेट यूज कर रहे थे ना, आप देखो कि आपको अगर 3 to 6 months किसी ने फ्री इंटरनेट यूज करने दिया, अब आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग दूसरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है उसका हैबिट पड़ गया। रोज उठ के लोगों को फालतू का वो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने का, कोई टाइम पास वीडियो इमेजेस शेयर करने का, रोज उठ के स्टेटस देखने का, फेसबुक पे जाके वो टाइम पास वीडियो देखना है, प्रोफाइल चेक करना है, किसी के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड किया, किसी के बर्थडे विश किए, तो ये जो है ना ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। तो जो लोग 6 महीने तक फ्री इंटरनेट यूज कर रहे थे अब उनको हैबिट हो गया वो इंटरनेट का। सो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अगर ये हैबिट हो गया है तो जब मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा था तो अब जब मैं थोड़े से चार्जेस लूंगा तो डेफिनेटली ये सेम कैरी फॉरवर्ड होंगे, या इसमें से 70% तो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होंगे। और वो 70% अभी जब उनको हैबिट हो गया है तो मेरा जो हायर कोई प्लान है उनके लिए भी उसमें से एटलीस्ट 30-40% तो आएंगे। सो क्या हो गया, दैट इज द वैल्यू क्रिएशन, बराबर है। तो वैल्यू क्रिएटिंग पोटेंशियल ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। असेट्स मस्ट परफॉर्म वेल एट देयर फुल पोटेंशियल। आपके पास जो असेट्स है, तो असेट्स क्या थे हम लोग के पास, हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट था, हम लोग के पास अलग से बेस्ट वे में हम लोग 4G सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो फैसिलिटी थे। सो वो आपको यहाँ पे दिया है। द वैल्यू ऑफ अ सर्विस इज बेस्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन आउटकम दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस असेट्स।
then a major aspects of providing a value is preventing or reducing the variation in the performance of customer assets. तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रेटेजी फॉर सर्विसेज, लाइक सर्विस स्ट्रेटेजी है, उसके बेस के ऊपर हम लोग सर्विस प्लान करेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, और ये सर्विसेज के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। देखो ध्यान से देखो पैटर्न कैसे जा रहा है, सर्विस स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर विल बी प्लानिंग अ सर्विस, और ये सर्विस के बेस के ऊपर विल बी प्लानिंग आर बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो हम लोग जियो के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ध्यान से समझो जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर उसने मार्केट में बाकी दो कॉम्पिटिटर को अगर ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया है, या फिर उनके सर्विसेज उनको फोर्स कर दिया कि आपको अपने चार्जेस जो है वो कम करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते ना। एक कॉमन चीज है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, देर आर वेरी फ्यू कस्टमर्स जो लॉयल रहेंगे, क्योंकि चलो सालों से मैं अगर एयरटेल के साथ वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अगर 200-300 ज़्यादा भी चार्ज कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टे विद देम। सो ये जो है ना, ये हर किसी का मेंटालिटी नहीं होगा। अगर मुझे कोई एक सर्विस लेस कॉस्ट में कोई दूसरा ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है, देन व्हाई शुड आई पे मोर, एक्सेप्ट कि बड़े बिजनेसमैन या कोई दूसरे लोग जो है दे डोंट केयर अबाउट दिस, थोड़े बहुत जो पैसे ज़्यादा जा रहे हैं उनके, बट मोस्ट ऑफ जो आपका टारगेट ऑडियंस जो है ना, उनके ऊपर ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। एंड मोस्ट ऑफ, रिमेंबर, मोस्ट ऑफ आपके जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, सर्विस स्ट्रेटेजीज जो है, वो मिडिल क्लास ऑडियंस को फोकस करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास ऑडियंस को। और वो मिडिल क्लास ऑडियंस जो है वही आपके बिजनेस को ग्रो करता है, वही आपके बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाते हैं, या वही कभी कभी आपके बिजनेस को फेल भी करता है। आप इंडिया में देख लो, मोस्ट ऑफ कोई भी बिजनेस आप देखो, वो ज्यादातर किसके लिए बना है, मिडिल क्लास के लिए। आपको जो ऑफर्स मिलता है, आप देखो कि इफ वी हैव सम रिचेस्ट पर्सन, अब वो 10-20%, 30% डिस्काउंट के लिए वो क्या कोई दूसरे लोकेशन से फूड परचेस करेगा क्या? नहीं करेगा, बराबर है। दे आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम सपोज ग्रैंड हयात, ताज या समवेयर एल्स, JW में से। बट अगर हम लोग को स्विगी या जोमेटो टाइप ऐप भी मिल रहे हैं ना, तो वो किसके लिए? मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लिए, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट से फूड मंगाते हैं, जो थोड़े बहुत डिस्काउंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बराबर है, उनके लिए है। देन अगर जियो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई डिस्काउंट दे रहा है, 300-400 में कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो द रिचेस्ट पर्सन, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता ये 500,000 में, बराबर है। सो अगेन मोस्ट ऑफ आपके जो सर्विसेज है, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है, वो किस पे फोकस होना चाहिए? मिडिल क्लास पे। उनका थिंकिंग क्या है, वो कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, और वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हाँ स्तुति, मासेस वर्सेस क्लासेस, या सो अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी कैसे हम लोग समझेंगे? आप देखो जो Amazon है, he understands the opportunity which is here, but at same point of time गवर्नमेंट भी समझते हैं कि Amazon को एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम लोगों ने फ्रीडम दे दिया, तो हम लोगों के जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस जो है ना, वो स्पॉइल हो सकते हैं। लाइक Amazon जो है वो अपने खुद के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करने वाला था, उसके लिए उसने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन गवर्नमेंट रिजेक्टेड दैट एप्लीकेशन बिकॉज राइट नाउ देयर आर सो मेनी मर्चेंट्स, so many small businesses, household businesses जो है वो Amazon के थ्रू चल रहे हैं। अब आप सोचो कि कोई एक हाउसवाइफ है, या कोई एक छोटा मोटा कोई एक घर से कोई लोग है जो 100-200 टी-शर्ट या कोई एक प्रोडक्ट कोई एक होलसेल मार्केट से लाके उसको 100-150 प्रॉफिट के साथ में वो लोग Amazon प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करते हैं, बराबर है, जिससे उनका बिजनेस जो है वो छोटा मोटा बिजनेस जो है कंटिन्यूस चलते रहता है। अब अगर मैं 100 टी-शर्ट अगर होलसेल में कहीं से परचेस करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज सपोज मुझे एक टी-शर्ट का कॉस्ट जो है वो सपोज 100 रुपीज पड़ता है, जिसको मैं 150 या 200 में Amazon के ऊपर सेल करता हूँ, बराबर है, जिसमें से कुछ चार्जेस Amazon को जाएंगे, कुछ मुझे मिलेंगे। अब
अमेजोन जो है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अगर ऐसे टी शर्ट्स अगर बेचने लगा तो वो एक साथ 100-200 टी शर्ट नहीं करेगा, वो एक साथ 1 लाख 2 लाख टी शर्ट जो है वो प्रिंट कराएगा। सो आप सोचो कि जब अगर इतने बड़े लॉट में अगर अमेजोन अगर इतने सारे टी शर्ट्स अगर एक साथ अगर मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका कॉस्टिंग डायरेक्टली 50 रुपीज पे आ जाएगा, हाफ द कॉस्टिंग ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द होलसेल मार्केट या उससे भी कम। तो अगर मैं 100 रुपीज में टी शर्ट लेके 150 पे अमेजोन पे बेच रहा हूँ और अमेजोन अगर 50 या 40 रुपीज में टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो 100 में बेचेगा। अब अगर 100 में बेचना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे होलसेल मार्केट से ही वो प्राइस पे मिल रहा है। सो आप देखो कि जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस है वो तो स्पॉइल ही हो जाते थे। तो वो अमेजोन ने वो अपॉर्चुनिटी देखा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, वो अपॉर्चुनिटी को उसके पास नहीं रहने दिया, जिससे हम लोग के बाकी के बिजनेसेस जो है वो बच गए। ये याद रखना है आपको। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होते हैं, लेकिन वहाँ के सर्टेन लेजिस्लेटिव लॉ होते हैं जो आपको सर्टेन चीजें करने से रोकते हैं। बिकॉज अगर वो सेम अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो यू माइट स्पॉइल द मार्केट और आपका ही डोमिनेंस, आपका ही वहाँ पे मेन डोमिनेंस आ जाएगा। सो वो मार्केट शुड नॉट बी डोमिनेट बाय एनी वन कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, वो नहीं होना चाहिए। सो कस्टमर ओन एंड ऑपरेट कॉन्फ़िगरेशन टू असेट्स टू क्रिएट वैल्यू ऑफ देयर ओन। Assets are a means of achieving customer output, वही दिया। For example, lending bank value is created by outcome of processing a loan application on time, and customer receiving the loan will have access to required financial capital and other benefits as well। तो ये आपको example दिया है। सो अपॉर्चुनिटी क्या है वो समझो और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे अपने बिजनेस को प्लान करेंगे। ठीक है। सो एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। गूगल जो है, गूगल को 2007-2008 में चाइना से बैन कर दिया था। बिकॉज गूगल के गूगल जो है वो अपने स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉलो करता था कि स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या है उसके, कि अगर आप अगर उस पर कुछ सर्च करेंगे तो गूगल आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही बताएगा, बराबर है। वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं करेगा। दैट वाज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर व्हिच गूगल यूज्ड टू फॉलो ड्यूरिंग 2008-2009, तब से वो फॉलो करता था। और तो चाइना इज द कम्युनिस्ट कंट्री, गवर्नमेंट जो है वो उनके सिटीजन्स को बहुत ही मैनिपुलेटेड चीजें बता दे। मतलब वर्ल्ड में चाइना और चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में क्या चल रहा है वो उनके सिटीजन्स को इंटरनेट के थ्रू भी पता नहीं चलता है, बिकॉज वहाँ के जो सर्च इंजिन है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और हर एक चीज फिल्टर आउट होके फिर उनके सिटीजन्स को मिलता है। तो वहाँ के सिटीजन्स जो है दे थिंक कि चाइना इज द बेस्ट, और वहाँ पे गवर्नमेंट जो वे में उनको प्रेजेंट करता है वही सारी चीजें उनको दिखता है। अब गूगल अगर चाइना में चल रहा है और वो अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर उनके लोगों को अगर बता रहा है, सो वो चाइनीज गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। सो इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है गूगल को बैन किया। वापस 2-3 साल के बाद में लोगों ने डिमांड किया तो वापस गूगल एक्टिवेट किया, वापस इशू हुआ तो वापस बैन किया। नाउ बहुत सालों के बाद में अब चाइना के साथ गूगल का अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है। एंड उसका मेन रीजन ये है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग, दे हैव स्मार्टफोन और दे आर यूजिंग सर्च इंजिन्स। तो अब आप देखो कि इंडिया में वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड, और यहाँ पे 40-50% लोग जो है ना वो ही लैपटॉप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर का गूगल को यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। चाइना में 90% पीपल आर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। तो वहाँ इंडिया में अगर उसका अगर बिलियंस ऑफ डॉलर में अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो चाइना में अगर गूगल चलेगा तो उसका कितना प्रॉफिट होगा। सो बाय लुकिंग एट दैट प्रॉफिट ओनली, चाइना ने ड्रैगन फ्लाई नाम से अपना एक सर्च इंजन चाइना में लॉन्च किया है, और उनका अग्रीमेंट हो गया है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में, जहां पे उनके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से एक फिल्टर्ड आउटपुट, फिल्टर्ड रिजल्ट जो है वो वहां पे डिस्प्ले होगा। सो ड्रैगन फ्लाई नाम से गूगल जो है वो अपना सर्च इंजन चाइना में अभी चला रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अपॉर्चुनिटी को आपको फिल्टर आउट कैसे करना है, कैसे यूज करना है। उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, डेवलप द ऑफरिंग, अ मार्केट प्लेस इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ बिजनेस आउटकम
which can be facilitated by services, opportunity to facilitate those outcome define the market space, वही है. So यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, following examples of business outcome that can be the basis of one or more marketplaces, like sales teams are productive with sales management system on wireless computer, like e-commerce website is linked to the warehouse management system. एक एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग के पास सेल्स टीम है, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा जब वो सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम से प्रॉपरली कनेक्टेड रहेंगे. और वहां पे हम लोगों ने क्या बोला है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स अगर है तो वो वेयरहाउस के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए. आप जब अगर एक ई कॉमर्स साइट के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं एंड सपोज वो जो प्रोडक्ट है ना, वो सपोज आप वहां पे 10 क्वांटिटी में ही बचा हुआ है. अब आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं. तो अभी मैं अगर महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ का जो गोडाउन है उसमें वो 10 क्वांटिटी बचे हैं, और कोई अगर साउथ इंडिया में अगर उसको ऑर्डर करता है तो वहां पे उसको वो प्रोडक्ट का एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. सेकेंड थिंग, जैसे हम लोग डेटाबेस में भी कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर महाराष्ट्र में किसी ने 10 प्रोडक्ट परचेस कर लिया और वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम में साउथ इंडिया से ही भी किसी ने अगर 5 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, तो अभी डेटाबेस में आप देखो कि फाइनल जैसे हम लोग लॉग सप्लाई करते हैं, याद है लॉग्स. सो जिससे क्या होता है कि कोई एक डेटा अगर ऐड अपडेट डिलीट या मॉडिफाई हो रहा है तो हम लोग टेम्पररी उसको लॉक कर देंगे, सो दैट मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ना हो. कॉन्करेंट एक्सेस से क्या होगा, मल्टीपल पीपल विल प्लेस द सेम ऑर्डर. तो अभी मेरे पास क्वांटिटी 10 ही है, लेकिन महाराष्ट्र से 10 का ऑर्डर आया और साउथ इंडिया से 5 का ऑर्डर आया, मतलब 10 क्वांटिटी पे मैंने 15 ऑर्डर एक्सेप्ट किया. सो 5 ऑर्डर जो है वो मुझे कोई तो कैंसिल करना पड़ेगा. सो इससे क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा. तो अभी वो कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ही है तो अभी वो क्या करेगा कि अमेजोन से अगर उसका प्रोडक्ट ऑर्डर अगर कैंसिल हुआ, वो फ्लिपकार्ट पे देखेगा. तो अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक, जहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट इज नॉट प्रॉपरली लिंक्ड विद द वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि आपके जो कस्टमर है दे बेसिकली स्विच टू योर योर राइवल्स प्लेटफॉर्म. बराबर है. सो ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस एप्लीकेशंस मॉनिटर्ड करेंगे, लोन ऑफिसर्स हैव फास्टर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन. अब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आपको आज के टाइम पे है ना, आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, देन आपके पास सिबिल से आपका क्रेडिट स्कोर मिल जाता है. ये सेम जो स्कोर है ये बैंक के पास भी होता है, और जो लोन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास भी होता है. एट दी मंथ एंड और ईयर एंड या क्वार्टर एंड आपको सपोज अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे लोन ऑफर्स उनको प्रोवाइड किए. अब आप जैसे ही लोन ऑफर प्रोवाइड करेंगे, बाद में कस्टमर अपना माइंड बदले उसके पहले उनके बैंक अकाउंट में वो लोन आ जाएगा. लोन आ गया मतलब आपका वो जो प्रोसीजर है वो चालू हो गया. इट इज़ लाइक दैट. ठीक है. सो मेनली कैसे वर्कआउट होगा कि 2 मिनट में, इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स ऑल्सो, मतलब इमीडिएटली आपके अकाउंट में वो पैसा आ गया. जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आपका वो लोन अकाउंट जो है वो चालू हो गया. उसके बाद अगर आप रिटर्न भी करने की ट्राई करेंगे तो उनका लोन रिटर्न का जो प्रोसीजर है वो पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो मतलब उसमें कोई ना कोई आपको सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा. देन ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विसेज है. सो ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विसेज में अभी आप देखो अलग अलग जो पेमेंट गेटवेज है वो पिक्चर में आते हैं. बिल डेस्क है, आईसीआई का अपना खुद का पेमेंट गेटवे, एचडीएफसी का अपना पेमेंट गेटवे. सो शॉपर्स जो है उनके पास बहुत सारे वे आ गए, अभी अलग अलग पेमेंट गेटवे आ गए, पेमेंट ऑप्शन आ गए, डिजिटल वॉलेट आ गया, गूगल पे आ गया. बराबर है, जिसके थ्रू दे कैन मेक अ पेमेंट. सो अब देखो कि वो भी खुद को कैसे एडवर्टाइज कर रहा है कि ओके इफ यू पे फ्रॉम गूगल पे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अमेजोन पे से करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑफर मिलेंगे, ये इतना डिस्काउंट इसके थ्रू हो जाएगा. अब अमेजोन देखो अपना खुद का अमेजोन कार्ड प्रोवाइड करता है. सो आप अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करके अगर आप शॉपिंग करते हैं तो अगेन आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेंगे. बराबर है. सो ये आपके सर्टन एग्जाम्पल हो गए जो करंटली हम लोग आज बिजनेस मॉडल में फॉलो करते हैं. क्या बोला है, सबसे पहले वी हैव अ प्रोसेसेस. बराबर है. प्रोसेसेस में हम लोगों ने क्या देखा, पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड, ये देख रहे हैं हम लोग. मॉनिटर करेंगे, ट्रांजेक्शन मॉनिटर करेंगे, और सिक्योरिटी में बिजनेस सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट सिक्योरिटी, ये सब आएंगे तो आपके पास. तो कैटेगरी ऑफ कस्टमर असेट्स में ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं. कौन से प्रोसेस है,
नॉलेज है एंड फाइनेंशियल असेट्स है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. और उसी को यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ से जो है ना हम लोग आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वो जिससे आपको क्लियरली इतना चीज़ें जो है वो याद रहें. ठीक है, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो अभी बाउंस जाना चालू होगा. या स्तुति, यू आस्किंग समथिंग? No, sir, I was supporting your example. Like you had mentioned about Amazon overtaking a lot of market and the small country, small industries not getting an opportunity. So in that way, after some time, they'll actually have such a huge market here, and उनका hold बढ़ जाएगा. So that way, it can even go beyond the control of the government. तो फिर जो new opportunities या new ideas कोई लेके भी आ रहा है, वो भी मतलब उनको भी जगह नहीं मिल पाएगी. यस That way. एग्जैक्ट, यस यस. और सो आप देखो कि रशिया जो है उनके पास अपने खुद के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. चाइना Yes. के पास अपने खुद के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे आप देखो कि वर्ल्ड के जो बेस्ट टॉप कंपनीज है उसमें इंडियंस कहीं ना कहीं बेस्ट पोजीशन पे इन गूगल. देन आप देख लो कि माइक्रोसॉफ्ट में आप देख लो. बट उसी के सामने इंडिया में ही अपने खुद के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है. वी Yes. सपोर्ट मोर टू गूगल, फेसबुक, जो अपना हम लोगों का डेटा जो है वो उसको बहुत लेवल तक प्रोसेस कर रहा है, यूज कर रहा है अपने वे में. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास आईपीआर साइबर लॉ सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर एक टैक्सेशन वाला पॉइंट आता है, टैक्सेशन सिस्टम. सो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज सो वीक कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे आप देखो कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, अमेजोन है, ये सब जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज्यादा अर्निंग करते हैं इंडिया से. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट पेइंग दैट मच टैक्स बैक टू इंडिया. मतलब जो इंडिया से कमा रहे हैं वो अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं, यहाँ तक वो वापस सपोर्ट नहीं कर रहे. वी आर चेंजिंग टैक्सेशन रूल्स बट वो अभी तक उतने लेवल तक चेंज नहीं हुए कि हम लोग उनके पास से इनफ टैक्स कैप्चर कर पाए. फ्लिपकार्ट वन ऑफ द बिगेस्ट, आई कैन से कि जो जो जितने इंडिया में चीटिंग होते हैं, जितने जितने आई मीन जो भी उसने इंडिया में आके जितना भी हम लोगों को स्पॉइल किया है ना, उतना और कोई प्लेटफॉर्म ने नहीं किया है. आपको रॉन्ग प्रोडक्ट स्टार्टिंग में डिलीवर होते थे, कस्टमर के पैसे एक बार गए वापस उनको नहीं मिलते थे. मोबाइल की जगह पे सोप आता था, पेन ड्राइव की जगह पे पत्थर आता था. ये सारे आपको फ्लिपकार्ट से एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों को. अमेजोन Yes. ने स्टार्टिंग से अपना रेपुटेशन बचा के रखा है. एंड आप देखो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कंपनीज को फॉर सम जो नया गवर्नमेंट जो आया, मोदी गवर्नमेंट 2014 से, उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो कैंपेन चालू किए उसके अंदर उन्होंने स्टार्टअप्स को फॉर 5 to 6 years, 7 years के लिए टैक्स जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दिया Off था. कर दिया था. Yes, sir. Yes. So Flipkart was one of the company जो खुद को स्टार्टअप कंसिडर करा के टैक्स एग्जेम्पशन ले रहा था. यू कैन यू इमेजिन कि अगर फ्लिपकार्ट अगर स्टार्टअप है तो हम लोग अगर कोई एक छोटा सा स्टार्टअप अगर हम लोग एक ऑफिस में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो तो स्टार्टअप छोड़ो, वो तो कंपनी ही नहीं है. बराबर है, अगर Yes. फ्लिपकार्ट अगर हाँ. खुद को स्टार्टअप कंसिडर करा रहा है तो. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. और उसकी वजह से देखो आपने फ्रांस अगर आप देखेंगे ना तो फ्रांस ने गाफा टैक्स लगाया, GAFA. Okay. गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड एप्पल, ये कंपनीज के ऊपर अच्छा. दिया एक्सटर्नली चार्जिंग समथिंग, सो दैट वो उनके मार्केट को उतने लेवल तक स्पॉइल ना करे और उनके कंट्री से जो उनका बिजनेस हो रहा है ना उसके लिए वो प्रॉपरली टैक्स पेमेंट हो उनके. ये सर हो बट रहा है. दूसरा उसका एस्पेक्ट भी तो गलत था ना. फ्लिपकार्ट ने इंडियन ओरिजिन मतलब बीइंग अ इंडियन कंपनी वो करके उसने पूरा थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर किया और फिर जब उसने पूरा मोस्ट ऑफ द शेयर्स उसका जो पार्ट था सेल कर दिया. वो भी एक काइंड ऑफ वो हुआ ना. मतलब उसने एक्चुअली देखा तो इंडियंस का ट्रस्ट गैदर किया और अल्टीमेटली उसने बाहर बेच दिया. बेसिकली वही होता है कि आपको अगर इंडिया में अगर अपना कंपनी एस्टेब्लिश करना है तो आप अगर फॉरेन कंपनी है तो आपको डायरेक्टली अलाउड नहीं है. तो हाँ. टेम्पररी आपको ये इंडियन कंपनी के साथ में टाई अप करना ही पड़ेगा. आप देखो मारुति सुजुकी है,
सो पहले मारुति सुजुकी कंबाइन कार लेके आ रहा था ना, अभी मारुति अलग हो गया, सुजुकी अलग हो गया। सो मेनली यही सेम चीज होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर वो उनके इंडिया में अगर आ रहा है तो उनको स्टार्टिंग में टाई अप करना पड़ेगा, और थोड़े टाइम के बाद जब दे आर एलिजिबल टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी या गो ऑन विद देयर ओन बिजनेस, तो वो टाइम पे वो टाई अप तोड़ के फिर खुद ही बिजनेस करेंगे। अब वो खुद से बिजनेस करे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करके रेवेन्यू जो है उसके अगेंस्ट वो पेमेंट इंडिया को नहीं कर रहे, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और ये इशू बहुत टाइम से चल रहा है और उसी को हम लोग हैंडल करने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखो अमेजोन जो है वो अपने रेपुटेशन अपने ब्रांड के हिसाब से अपना इमेज को स्पॉइल नहीं कर रहा है, और वो इमेज को बचा के रख रहा है। और वो अभी जो टैक्स एग्जेम्पशन वो कर रहा था, टैक्स चोरी कर रहा था, उसको मैक्सिमम लेवल तक उसने कंट्रोल किया और वो हम लोग को पेमेंट कर रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट इज स्टिल वन ऑफ दी वी कैन से वर्स्ट प्लेटफॉर्म, वर्स्ट कंपनी है, जो अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अमेजोन के ऊपर सॉरी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1 रुपए में ये मिल रहा है, 1 रुपए में वो मिल रहा है। एंड दिस फ्लिपकार्ट इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो रहा था कि आपको कोई एक प्रोडक्ट जो अगर 100 रुपीज का है उसका प्राइस 150 बोल के देन उसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट देते रहे। सो इट लुक्स लाइक कि आपको 50-60% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ही एमआरपी ही वो बढ़ा के आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग वापस ये नोटिस में आया था कि आप फ्लिपकार्ट से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं, ठीक है, अब वो जैसे आप देखो कि कोई लिपस्टिक अगर कोई खरीद रहे, ब्रांडिंग लैक्मे का लिपस्टिक है, अब न्यूज में ये आया था रिपोर्ट कि बिहार में या एमपी में कहीं पे तो बाल्टी भर भर के वो लिपस्टिक बन रहे हैं एक छोटे से कारखाने में, जहाँ पे वो लोगों को क्वालिटी क्या है, क्या केमिकल से क्या रिएक्शन हो सकते हैं, जो जो टेस्टिंग होने चाहिए वो कुछ भी नहीं पता है, और वहां पे वो लिपस्टिक बना रहे और वो लिपस्टिक पे लैक्मे का स्टिकर लगा के फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे छोटे बच्चे जो जॉनसन एंड जॉनसन के जो पाउडर या कुछ प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो भी वैसे ही वहां पे बन रहे थे। मतलब पायरेटेड प्रोडक्ट्स भी अगर बन रहे हैं उसको भी फ्लिपकार्ट खुद प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, उसको भी वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेचने दे रहा है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम जिसको हम लोग टैकल या हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसको आपको हैंडल करने की जरूरत है। ओके So सो कल दिस भी हुआ ना ऐसा, like you said the foreign ones, the Indian one is not getting the opportunity. कल भी हुआ ना, हाइक ने शट डाउन किया, एंड या उसने अपने ट्वीट में यही लिखा था कि until and unless the western competitors are there in India, India cannot have its own messenger. मतलब you're giving so much, या even after this hype of the WhatsApp का privacy issue जो भी था, फिर भी एग्जैक्टली उसके बाद भी most of them are attached to Facebook and that only. तो उसका पॉइंट अभी लॉसेस में जा रहा है तो फिर चला नहीं सकता, और तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इंडिया अपना खुद का कर ले जब यू आर सपोर्टिंग योरसेल्फ सपोर्टिंग द फॉरेन वंस। या एग्जैक्टली सो गवर्नमेंट अगर अपने साइड से कोई प्लेटफॉर्म्स को अगर सपोर्ट कर रहा है एंड उसके सामने उनके पास अगर उतने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जहाँ पे अगर आई मीन अगर हाइक अगर है तो वो अगर वो मार्केट में जो बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपटीशन में अगर आएगा तो ही वो लॉस में नहीं जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई एक स्टार्टअप है तो उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता है कि वो इतने ज्यादा फीचर्स इतने क्वालिटी वे में प्रोवाइड कर सके जितने फेसबुक जितना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने फीचर्स को प्रोवाइड कर रहा है उतने डेवलपमेंट कर सके। सो वो हम लोग नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनके यूजर्स जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली ये तो प्रॉब्लम होता ही है हम लोगों यस। को। ओके सो वी कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बाद में मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ, सो आपको टू द पॉइंट रिकॉर्डिंग मिले लेक्चर का।